Question number 6. Suraj Towers has decided to raise rupees 400 crores to meet the expansion needs. According to the current reports, the organization is facing high fixed operating costs. The situation of the stock market shows that it is bullish these days. Bullish का मतलब होता है कि मतलब जो मार्केट है वो इसमें इस वक्त प्राइसेस जो हैं शेयर्स के ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ओवरऑल इंडेक्स जो है, जो उसके मार्केट का मूवमेंट है वो ऊपर की तरफ है और बाइंग ज़्यादा हो रही है, लोग बुलिश हैं, खरीदारी ज़्यादा हो रही है। अब इसमें क्या होगा कि शेयर के प्राइसेस और बढ़ने के चांसेस हैं, क्योंकि है ना, ये बुलिश होती है और बेयरिश इसका उल्टा होता है। जहाँ पर सेलर्स हावी होते हैं, जहाँ पे बायर्स हावी होते हैं, बुलिश होता है मार्केट, ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है बाइंग का, बुलिश प्राइसेस ऊपर की तरफ जाएंगे। जहाँ सेलर्स हावी होते हैं, सेलिंग का ट्रेंड ज़्यादा है, मार्केट बेयरिश है, प्राइसेस नीचे गिरेंगे। ओके, according to the current reports, the organization is facing high fixed operating costs. The situation of the stock market shows that it is bullish these days. The organization is ready to take a major decision regarding the raising of finance in the coming week. Which type of financial decision is indicated in the above case? ठीक है, तो ये फाइनेंशियल डिसीजन की बात हो रही है, तो यहाँ पे तो कोई मतलब जब रेजिंग की ही बात हो रही है 400 करोड़, तो इट इज बट ऑब्वियस कि ये हो जाएगा फाइनेंसिंग डिसीजन। चलिए, ये तो एक ये हो गया फाइनेंसिंग डिसीजन। अब आते हैं विच फैक्टर्स, इसमें कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करने वाले हैं। देखो यहाँ पर अगर आप नोट करो तो एक आया है फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो अपने आप में ये एक, देखो फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है तो उस केस में अभी उस केस में होता क्या है कि फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई होने की वजह से बिजनेस रिस्क हाई हो जाती है। अब ऐसे में अगर आप डेट लोगे तो फिर क्या होने वाला है, फिर आपकी बिजनेस रिस्क के साथ फाइनेंशियल रिस्क भी जुड़ जाएगी, ओवरऑल रिस्क कॉम्पोजिशन आपका खतरनाक हो जाएगा। तो फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट एक हो गया। ओके, तो यहाँ पर फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर हाई है तो हमें डेट अवॉइड करना चाहिए, और इसका फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट हम देख रहे हैं हाई है। इसके बाद हम देखते हैं आगे क्या बोलते हैं। क्वेश्चन बोलता है द सिचुएशन ऑफ द स्टॉक मार्केट शोज दैट इट इज बुलिश दीज डेज। अब ये भी इक्विटी की तरफ जा रहा है, तो ये होता है बुलिश है, तो ये हो गया फैक्टर क्या है, स्टॉक मार्केट कंडीशन। फैक्टर क्या हो गया, ये स्टॉक मार्केट कंडीशन बुलिश है यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी एक रीजन हो गया। अब इसको हम जरा एक बार ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, ये वाला पॉइंट इधर कनेक्ट हो गया और ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ कनेक्ट हो गया फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट में। अब आता है विच सोर्स ऑफ फाइनेंस शुड द कंपनी प्रेफर। अब तक तो आंसर स्टूडेंट्स आपके दिमाग में आ भी गया होगा। ठीक है ना, तो भाई स्टॉक मार्केट अच्छा रिस्पांस दे रहा है और साथ में फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट भी हाई है, तो ऑन एनी डे इक्विटी इज प्रेफरेबल, है ना। द कंपनी शुड प्रेफर इक्विटी एज द सोर्स ऑफ फाइनेंस। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। Naveen is estimating the requirement of funds in his business. In a very crucial meeting of the top employees of his firm, an important conclusion is drawn. It is about starting 2 new manufacturing plants which to meet the increasing demand of the firm's products. ठीक है, they very clearly specify the sources of finance which can meet the fund requirement of the firm. तो आप देखो यहाँ पर एक लाइन नोट करो। पहले तो क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड इन द अबव केस। तो सोर्सेस को स्पेसिफाई कर रहा है विच कैन मीट द फंड रिक्वायरमेंट। तो कॉन्सेप्ट कौन सा हो गया ये, फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, डेफिनेशन से पकड़ लो ना। फाइनेंशियल प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, स्पेसिफाइंग सोर्सेज ऑफ फंड्स, specifying sources of finance and specifying requirement of funds and sources of finance। सही बात है ना। estimating requirement, sorry, financial planning is the process of estimating requirement of funds and specifying their sources is known as financial planning। सही बात है। तो यहाँ पे आपने फंड रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट किया और सोर्सेस को स्पेसिफाई किया। अब भाई डेट लूंगा इक्विटी लूंगा क्या होगा। गिव 3 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ दिस हाईलाइटेड कॉन्सेप्ट। तो आप इसमें लिख सकते हो कि भाई बिजनेस शॉक्स में हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग बिजनेस शॉक्स। ठीक है, तो उसको लिख लेते हैं, प्रिवेंटिंग बिजनेस शॉक्स एक इसका होता है पॉइंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस, बिजनेस शॉक। ठीक है, एक इसका हम लिख सकते हैं लिंक्स प्रेजेंट विद फ्यूचर
आपको जरूरत है पैसे की, ये प्रेजेंट है, लेकिन फाइनेंसिंग से आप जरूरत को पूरा कर सकते हो, उसके लिए फ्यूचर में थोड़ा सोचना चाहिए। तो जो थर्ड पॉइंट आ रहा है और ये हो गया प्रिवेंट्स, ठीक है। तो फाइनेंसिंग को आप लिंक कर सकते हो इन्वेस्टमेंट से, वो भी एक पॉइंट है। और यहाँ हम एक और लिख देते हैं, हेल्प्स इन इवैल्यूएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस इजियर। हम अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को, जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, तो हम अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को ढंग से इवैल्यूएट कर सकते हैं। हमने कितने फंड्स लगाए, हमें उससे क्या रिटर्न मिला, हमें कितना चाहिए, हमारी कितनी रिक्वायरमेंट है। तो हमें एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारे बिजनेस की, उसको भी हम अच्छी तरीके से यहाँ पे इवैल्यूएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए। अब हम बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। Samrat is a well-known brand in the field of dairy industry in the northern part of the state. There are 1,200 cows and 3,600 buffaloes supporting a high level of milk production. The dairy business has 15 branches. The technological upgradation required is close to nil. However, the number of laborers required is increasing as it is labor-intensive business. Samrat can boast of being the largest private dairy in the state. अब यहाँ पे क्वेश्चन है, which factors affecting fixed capital requirement highlighted above will bring down the fixed capital requirement in the case above case, ठीक है। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं which are going to bring down? तो अगर हम यहाँ पे देखें, देखो एक पॉइंट कहता है जी लेबर इंटेंसिव, तो लेबर इंटेंसिव बिजनेस में फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं होता। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन इज क्लोज टू निल, ठीक है ना। ये पॉइंट भी इसको है ही नहीं, लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। तो 2 पॉइंट्स विच आर गोइंग टू ब्रिंग इट डाउन, 2 पॉइंट्स विच आर गोइंग टू ब्रिंग इट डाउन, वो कौन कौन से हैं मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। एक है लेबर इंटेंसिव नेचर ऑफ बिजनेस, ठीक है। लेबर इंटेंसिव बिजनेस, डेयरी इंडस्ट्री लेबर इंटेंसिव होता ही है। और जो दूसरी चीज है वो है, वो नेचर क्या है, लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, ठीक है। लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, ये 2 पॉइंट्स हो गए। और अब यहाँ पर हम इसको कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन ये हो गया, और लेबर इंटेंसिव बिजनेस में ये हो गया, राइट। और ऑल्सो नेम वन फैक्टर विच विल इंक्रीज द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। एक फैक्टर ऐसा भी बताओ जो कि फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को बढ़ा देगा। यहाँ पे आपको क्या लग रहा है? और अगर आप ध्यान से देखो, लार्जेस्ट वेल नोन ब्रांड तो स्केल ऑफ ऑपरेशंस है ना, स्केल ऑफ ऑपरेशंस जो है वो हाई है, और इसकी वजह से क्या होने वाला है, आपका जो खर्चा है फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पे बढ़ने वाला है, राइट। क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, XYZ Public Limited has been consistently generating a return on investment of more than 15% from last 5 years. It was closely observing the impact of budget as there was news of increase in taxation by the government of its country. Finally, after the budget, it was quite clear that the government decision to increase its taxation would be wisely used by the organization. The company decided to go for bank loan at 10% rate of return. The management of the company had revealed that their choice of finance was going to benefit them in 2 ways. तो वो कौन से 2 तरीके हैं जिससे बेनिफिट होगा, ठीक है। तो आप एक चीज देखो, जब टैक्स बढ़ता है तो हमारा जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है ना वो कम हो जाता है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 के लिए मैं आपको जरा बताता हूँ चीज। जैसे जैसे मान लो हमने ये कहा कि भाई एक मतलब जो हमारा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है वो हमारा कम हो जाता है। जैसे मान लो हमने 500 रुपये कमाए, ₹500 हमारी क्या है, ईबीआईटी है। इसमें से हमने इंटरेस्ट पे किया, एट द रेट 10%, ₹50 का, ठीक है। ओके, उसके बाद यहाँ पर हमने टैक्स पे किया से 30% का, तो ईवीआईटी कितना था हमारा 500, इंटरेस्ट कितना था एट द रेट 10%। मान लो हमने लोन लिया है, आप कह सकते हो 100 रुपए का, तो उस पे हमारा टैक्स कितना लगा,
से हमारा उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा, लोन हमने लिया 100 रुपये का। मैं आपको पूरा करके दिखाता हूँ, चलो इसको, ताकि आपको डाउट ना रहे। कंडीशन लेते हैं, देखो ऐसे कंफ्यूज होंगे मैं भी और आप भी। इबिट क्या है हमारा, ₹500 से, ठीक है। ओके, टैक्स कितना है वो अभी हम आगे जाके ले लेंगे, चेंज कर लेंगे। इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट रेट से 10%, ठीक है। और टैक्स रेट ले लेते हैं यहाँ पे, चलो 30%। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे मेरा ईबीटी कितना बनेगा, ईबीआईटी यानी कि ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस टैक्स एट द रेट 30%, कितना आएगा 500 माइनस इंटरेस्ट कितना है 10। और हाँ, लोन, लोन भी तो लिखूं। हाँ, मैंने डेट लिया है से ₹100 का, तो मेरा वो कितना हो गया, इंटरेस्ट 10 रुपीज़ हो गया ना, राइट। इसमें से फिर मैंने टैक्स पे कर दिया, तो मैं टैक्स बाद में पे करूंगा, मैं टैक्स एक्चुअली में ईबीटी के ऊपर पे करूंगा, राइट। तो चलो अब इसको हम खाली टैक्स लिख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। इज इक्वल टू 490 माइनस 30% ऑफ 490, समझे इसका मतलब कितना हुआ, यानी कि 147। तो मेरे पास कितना आया, 490 माइनस 147। तो मेरा पैट कितना बना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बनेगा, इतना आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आप कह सकते हो मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बना 490 माइनस, ओके 343, राइट, 343 बना ना। तो मेरा जो पैट बना, सो पैट इज 343। 343 में अगर आप ऐड करते हो 140, 443, 450, 490 हो जाएगा, राइट। पैट इतना बना। अब हम देखते हैं केस 2, सब कुछ उतना ही है। ईबीआईटी कितना है, रुपीज से 500 ही है। इंटरेस्ट कितना है, इन अभी हमने यहाँ पे ठीक है, ओके, एक मिनट, उतना ही ले लेते हैं, सब सब कुछ सेम है, बट हमने क्या कर दिया, टैक्स बढ़ा दिया। ऐसा करते हैं, टैक्स हमने कितना कर दिया है, टैक्स रेट इज इक्वल टू 40%। चलो अब देखते हैं क्या होता है 40% में। सब कुछ वैसे ही चलेगा, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस टैक्स इज इक्वल टू 500। इंटरेस्ट कितना है, वही 10। टैक्स कितना है, अभी देखेंगे कितना है, ठीक है। ओके, इज इक्वल टू 490 माइनस 40% ऑफ 490। तो 490 का 40% अगर आप देखोगे, तो 490 माइनस 49, 196 हो गया, राइट। तो मेरा पैट कितना हो गया इस केस में, सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मेरा जो घट के आया वो आया 294, राइट। ठीक है ना, 294।
अब आप एक चीज नोट करो, जैसे मेरा टैक्स बढ़ा, ठीक है, तो जो मेरा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है वो कितना हुआ, ये देखने वाली बात है। ठीक है, देखो यहाँ पे मेरे पास मतलब अगर मैं आपको कैलकुलेट करके अगर बताऊं तो यहाँ पे मेरा जो टैक्स है वो कितना बैठा, मेरा टैक्स बैठा यहाँ पर 147। ऐसे देखो इसको, 147, यहाँ कितना बैठा 196। अब इसी कंडीशन में एक बार डेट हटा दो, मैं इसमें कलर अलग यूज कर रहा हूँ, ठीक है, समझने वाली चीज है, इसको जरा ध्यान से समझना। अब मैंने यहाँ पे डेट हटा दिया है, नो डेट कंडीशन, नो डेट कंडीशन, इसी के अंदर टैक्स उतना ही है, नो डेट कंडीशन लगा दी है। ठीक है, आपको पता है क्या होगा, EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस सॉरी टैक्स, क्योंकि सीधे हम टैक्स लेंगे तो हमारा आएगा 500 माइनस 30% ऑफ 500, 30% ऑफ 500। देख रहे हो, EBIT माइनस टैक्स, तो मेरे पास कितना हुआ, इज इक्वल टू, क्योंकि मैंने कलर चेंज कर दिया, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, इट इज 500 माइनस 150। अब वो जो भी आए, लेकिन मेरे को यहाँ पे जो देखने वाली चीज है वो ये है, मेरा टैक्स देख रहे हो कितना लग रहा है यहाँ पे, 50 पर 150। जब मैं डेट लेता हूँ तो मेरा टैक्स 150 से गिर के 147 हो जाता है, और मेरे को यहाँ पे कितने की छूट मिल रही है, कितने की छूट मिल रही है, 3 रुपए की छूट मिल रही है। अब जरा हम इस केस में देते हैं जब 40% टैक्स होता है, राइट, EBIT माइनस टैक्स इज इक्वल टू 500 माइनस 40% ऑफ 500। ठीक है, इसको यहाँ कर देते हैं और यहाँ पे हम इक्वल के बराबर रख देते हैं इसको, इक्वल टू 500 माइनस 200। अब जरा कुछ ऑब्जर्व किया, इसको एक बार जरा अंडरलाइन करके देखो, ये मेरा जो है ये टैक्स है, जब मैं डेट नहीं लेता मेरा टैक्स आ रहा था 200, जब मैं डेट लेता हूँ मेरा टैक्स आ रहा होता है 196। ठीक है, तो अगर मैं इसमें गैप देखूं, अगर मैं इसमें गैप देखूं तो कितना गैप आ गया, ये देख रहे हो 4 रुपीज का। अब आप कहोगे सर ये आपने बताया क्या, देखो अगर अब मैं इसको टैक्स रेट को 50% कर दूंगा ना तो ये और कम हो जाएगा, ये बनेगा 250, ये बन जाएगा आपका 245, तो यहाँ 5 रुपए का फायदा होगा मेरे को। तो यहाँ 3 रुपए का फायदा हो रहा है डेट लेने से क्योंकि टैक्स बच रहा है, यहाँ पे 5 रुपए का फायदा हो रहा है। सो इफ आई इंक्रीज that if the government increases tax, debt becomes preferable as the effective interest rate comes down। समझ रहे हो ना, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कम्स डाउन, यहाँ पे जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है वो 10% से गिर गया है, ठीक है ना, और यहाँ पे भी ये नीचे आ गया, तो ये बेसिकली यही होता है। अब आप देखो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है, सो जब टैक्स ज्यादा हो तब डेट इज अ गुड ऑप्शन, ये कहने का मतलब है। तो एक तो ये चीज इतना बड़ा समझाया मैंने आपको ताकि आपका डाउट जो है क्लियर हो जाए, मैं चाहता तो सिर्फ आंसर भी लिख सकता था, लेकिन मैंने क्लैरिटी लाने के लिए इस चीज को
आपके सामने लेकर आया हूं। ठीक है, अब हम वापस से जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। There was news of increase in taxation by the government of its country. Finally, after the budget, it was quite clear that the government's decision to increase the taxation would be wisely used by the organization. The company decided to go for bank loan at 10% rate of interest. The management of the company had revealed their choice of finance was going to benefit them in two ways. So एक वे तो हमने अभी समझ ली, एक वे तो हमको समझ में आ गई। वो एक वे क्या है? डिक्रीज इन इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। ठीक है, और जो दूसरा तरीका है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि वो हमने न्यूमेरिकल में समझ लिया है। व्हेन आरओआई इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट रेट, उस केस में देखो आरओआई कितना है 15%, इंटरेस्ट रेट कितना है 10%, हमें यहाँ पे फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज का फायदा मिलेगा, क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 15%, इंटरेस्ट रेट है 10%, हमें बिजनेस ज्यादा दे रहा है, हम लोन ले रहे हैं कम पे, हम वो पैसा बिजनेस में लगाएंगे, बिजनेस हमें ज्यादा रिटर्न देगा। सिंपल, ऐसे भी समझ सकते हो। तो दो तरीके से जो हम फायदा उठा सकते हैं वो हो सकता है डिक्रीज इन इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, ये, और जो सेकंड पॉइंट है वो क्या हो सकता है, इसको हम एक चीज और बोल सकते हैं यहाँ पर, है ना, डेट इज अ टैक्स, बिकॉज डेट इज अ, क्यों? बिकॉज डेट इज अ टैक्स डिडक्टिबल ठीक है, अब हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं जो मैं आपसे कह रहा था। सेकंड वे क्या है? आरओआई is greater than interest rate, this condition will create increase in EPS, जो हमने न्यूमेरिकल में किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में हम ऑलरेडी कर चुके हैं, विद इंक्रीज इन डेट। तो डेट बढ़ाने से हमें दो फायदे हो रहे हैं, लीडिंग टू इंक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अपने आप में बहुत अच्छे यहाँ पे डिस्कशंस हुए हैं, इससे आपको पूरे चैप्टर के अंदर भी समझने में आसानी होगी। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात, कि एक हमारा है कि भाई हमने आरओआई जो है वो इंटरेस्ट रेट से ज्यादा चल रही है, क्योंकि 5 साल से आरओआई 15% चल रही है, वो फायदा है। दूसरा, हमने डिक्रीज इन इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कर दिया, जो मैंने पूरा न्यूमेरिकल वहां पे पूरा एक कैलकुलेशन करके दिखाई थी अभी। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो आई होप ये अब क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। चाहता तो मैं बहुत जल्दी समझा सकता था, लेकिन मुझे लगा कि ये दो चैप्टर्स ऐसे हैं, स्टूडेंट्स को जितना सपोर्ट मिल जाए उतना अच्छा है। क्यों बच्चों? और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। अर्जुन हैज इन्वेस्टेड ₹5 lakhs in a very profitable company which is market leader in its sector. The company has shown consistent growth with a very good return on capital employed. The management of the company takes very wise financial decisions every year. Currently, he is holding 5,000 shares of this company, which he bought for ₹100 each. It is expected that the price of this share might double in coming years. Which objective of financial management is indicated in the above case? Objective कौन सा है? Shareholder wealth maximization. Shareholder wealth का concept क्या है? Number of shares into market price of each share. So shareholder wealth maximization, ये concept है। अब shareholder की wealth क्या होती है? शेयर होल्डर की वेल्थ होती है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस ऑफ ईच शेयर। फॉर्मूला पूछ रहा है क्वेश्चन, तो फॉर्मूला लिख देते हैं। शेयर होल्डर वेल्थ क्या होता है? ये होता है नंबर ऑफ शेयर्स। मान लो मेरे रिलायंस के मेरे पास 100 शेयर्स हैं और हर शेयर की वैल्यू है जी सपोज 2500, तो 2500 इंटू 100 कितना हो गया, है ना? तो वो हो गया 2.5 लाख। तो ये जो है मेरी रिलायंस के अंदर शेयर होल्डर वेल्थ हो गई। अब अगर मैं इसको होल्ड करता हूँ और कंपनी अच्छे डिसीजन लेती है, ठीक है, और ये मान लो आगे जाके ये बन जाते हैं 3000 रुपीज का एक शेयर,
तो मेरी शेयर होल्डर वेल्थ कितनी हो गई 3000 इंटू 100 3 लाख, तो मैं गेन कर रहा हूँ ना। अब अर्जुन के केस में क्या है, उसके पास 5000 शेयर्स हैं 100 रुपीज के, तो अभी उसकी शेयर होल्डर वेल्थ कितनी है 5000 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो उसकी शेयर होल्डर वेल्थ है रुपीज 5 लाख, जो कि ऊपर की तरफ गिवन भी है, गिवन भी है देखो ये। अब अगर वो कहते हैं कि माइट डबल इन कमिंग ईयर्स, सपोज ये प्राइस हो जाता है 200, तो उसकी शेयर होल्डर वेल्थ कितनी हो जाएगी, बहुत इजी है, ₹200 का शेयर हो जाएगा ना, 100 से डबल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगी ₹10 लाख। और यही हर कोई इंसान चाहता है कि उसकी शेयर होल्डर वेल्थ जो है बढ़े। अगर शेयर होल्डर वेल्थ बढ़ेगी, इसीलिए तो हम एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें फायदा होगा। ठीक है ना, तो ये कॉन्सेप्ट मैंने बहुत क्लियरली समझा दिया स्टूडेंट्स, होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 11. Gotham has decided to invest in the construction of a new mall. This is going to be the second mall constructed by him as a builder. The construction of the mall is expected to finish in 15 months. Earlier, he was thinking of investing in constructing a residential society. However, as per the forecast of his able team, it will earn him lesser return on capital employed in comparison to the mall. ठीक है, ज्यादातर होता भी ऐसा है, कमर्शियल प्रॉपर्टीज में रिटर्न ज्यादा होता है, कहना मतलब ये है। फर्दर कमर्शियल प्रॉपर्टीज कैन बी इजीली सोल्ड एज पर इज इंडिविजुअल रिसर्च, मेकिंग कैश फ्लो इनफ्लो इजियर। अब कैश जो है उसका ब्लॉक नहीं होगा, कहने का मतलब ये है। The location of the mall is very good and the possibility of a great response from buyers interested in buying the spaces and shops inside the mall is very high. हमेशा ऐसा नहीं होता कि कमर्शियल प्रॉपर्टी आराम से बिक जाएगी, लेकिन जनरली ऐसा देखा जाता है, चांसेस ज्यादा होता है। रिवर्स भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि कमर्शियल प्रॉपर्टीज कैन बी इजीली सोल्ड, जैसा कि उसने रिसर्च किया है उस एरिया में। ठीक है, जो भी होगा। द लोकेशन ऑफ द मॉल इज वेरी गुड and the possibility of a great response from buyers interested in buying the spaces and shop inside the mall is very high. तो बच्चों ये क्वेश्चन जो मैंने सेट किए हैं वो थोड़ी प्रैक्टिकल नॉलेज से भी किए हैं, ताकि आपको थोड़ा रियलिस्टिक एक टच मिले। फिर हर चैप्टर रटना नहीं होता है, अगर थोड़ा सा भी घुमा के क्वेश्चन आ गया, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो कभी कभी हम तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से वो बढ़िया हो जाते हैं। ठीक है, इन केस स्टडी से आपको ये भी फायदा होगा, और फ्यूचर क्लासेस की आपकी जो नींव है वो भी स्ट्रांग हो जाएगी इससे। Which type of financial decision has been taken by Gautam in the above case? तो गौतम का जो ये केस है, उसके अंदर जो डिसीजन यहाँ पे लिया गया है वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, डिसीजन तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है ही, डिसीजन तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है ही, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, तो किस तरीके का डिसीजन यहाँ पे लिया गया है वो है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब यही अगर सैलरीज होती, रॉ मटेरियल खरीदना होता, तो आप जानते हो ये क्या बन जाता, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन का दूसरा नाम क्या है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ठीक है ना, नेम वन मोर टर्म यूज फॉर दिस डिसीजन, आंसर इज नेम वन मोर टर्म, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। फिक्स कैपिटल डिसीजन भी बोल सकते हैं इसको, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ठीक है, और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजन। ठीक है, which two important criteria related to this decision have been highlighted above? तो देखो मैं आपको बताता हूँ, हम लाइंस चूज करते हैं। ठीक है ना, ये वाली लाइन आप देख रहे हो, यहाँ पर हाउ एवर एज पर द फोरकास्ट ऑफ हिज एबल टीम इट विल अर्न हिम लेसर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ पे कौन सा हो गया, देखो रेट ऑफ रिटर्न के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तीन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कैश फ्लो पोजीशन, और बुक में एक हेडिंग और है, अदर्स, अदर इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। ठीक है, तो जो दो हैं वो यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। एक तो है कैश फ्लो पोजीशन, एक तो है ये आ रहा है, दिख रहा है साफ, रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो रेट ऑफ रिटर्न कहाँ आया वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है ना, मान लो दो प्रोजेक्ट्स हैं, एक प्रोजेक्ट में रेट ऑफ रिटर्न 12% है, एक में रेट ऑफ रिटर्न 10%, तो आप किस में इन्वेस्ट करोगे। ये प्रोजेक्शंस होते हैं, पहली बात प्रोजेक्शंस होते हैं कि यहाँ हमको 10% मिलेगा, यहाँ 12 मिलेगा। ठीक है,
तो हम फिर, या फिर मान लो हम 2 प्रोजेक्ट्स में लगे हुए हैं, हमने इधर 12 मिल रहा है तो 10 मिल रहा है, तो हम उसके अंदर और फर्दर इन्वेस्टमेंट कर देंगे 12 वाले के अंदर, क्योंकि हमें वहाँ बेटर मिल रहा है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन भी माना जाता है। जितने भी फैक्टर्स हैं, इन क्राइटेरियन हैं जिनके बेसिस पे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्राइटेरिया हैं, उनमें सबसे सबसे इंपॉर्टेंट यही माना जाता है। उसके बाद अगर आप देखो, सेकंड है कैश फ्लो इज इनफ्लो इजियर, और यहाँ पर ये क्या हो गया, कैश फ्लो पोजीशन। अब यहाँ पे कैश फ्लो पोजीशन बढ़िया होने की वजह से वो यहीं पे इन्वेस्ट करने की सोच रहा है। तो आप देख सकते हो ना, ये इसको हम एरो लगा के और इसको कनेक्ट कर देते हैं। ये वाला यहाँ ढूंढा है हमने, और ये वाला हमने यहाँ ढूंढा है, राइट। तो ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हो गया। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Shravan has taken over as the new finance department head of an FMCG company. In a recent address to his superiors and subordinates, he has stressed on making the working capital management as his topmost priority for coming time. He informed everyone that the management of cash is essential for the success of a company. He told that it is important to keep proper inventory, but also essential to ensure its proper management. Timely conversion of inventory into cash will decide the future of the company, but this will require proper synchronization among employees and departments. Which essential ingredients of sound working capital management have been highlighted in the above case? कौन से essential ingredients यहाँ पर highlighted हैं? तो आपको मैं बताता हूँ, ये आपके चैप्टर में कहीं कोने में आपको ये मिलेंगे 3 important ingredients, very important ingredients, ठीक है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के। और ये बहुत स्टूडेंट से नहीं होने वाला है, क्योंकि ये कहीं पे एक ऐसे इनसिग्निफिकेंट से कोने में आपको मिलेंगे। देखो मैं, एक चीज होती है एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट, ठीक है। कंपनी के अंदर ये 3 इंग्रेडिएंट्स माने जाते हैं, ठीक है। और क्या माने जाते हैं, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ साउंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल आपको पता है, रोजमर्रा के जो खर्चे होते हैं ये सब। अच्छा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, और एक चीज यहाँ पे मैं आपको बताऊं, और आप ध्यान से देखोगे आपको मिलेगा टाइमली कन्वर्जन ऑफ इन्वेंट्री इनटू कैश। यहाँ पर हाँ, तो 2 हाईलाइट जो हो रहे हैं वो इंग्रेडिएंट्स। तीसरा इंग्रेडिएंट हम बताएंगे, अपनी तरफ से पूछा गया, नेम वन लेफ्ट आउट एंड मेंशन इट फ्रॉम योर साइड। तो जो 3 इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं वो कौन से हैं, ठीक है। तो एक है एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट, ठीक है। इसको लिख लेता हूं मैं, एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट, ठीक है। एक ये हो गया एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। अच्छा, एक है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन सब के आगे एफिशिएंट तो लगा ही लो, एफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ठीक है। और एक हमारी तरफ से पूछा गया, तो हम वो कह रहे हैं एफिशिएंट रिसीवेबल्स मैनेजमेंट। अब आप मुझे एक बात बताओ, एक ट्रायंगल सा नहीं बनेगा। देखो, आपके पास इन्वेंट्री पाइलअप हो रही है, क्या अच्छी बात है? नहीं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हाई रखना पड़ता है। डेट, अब देखो, सामान आए और बिक जाए ना, तो किस में कन्वर्ट होगा, कैश में, ठीक है। अगर वापस से आपको इन्वेंट्री चाहिए तो कैश से फिर आप इन्वेंट्री खरीद लो। रिसीवेबल्स, बिल्स रिसीवेबल जो है, इसका मतलब क्या, आपका कैश वहां पे ब्लॉक हो गया है, आप उसे कन्वर्ट करा लो कैश में। इन्वेंट्री किस में कन्वर्ट होगी, बिल्स रिसीवेबल में या कैश में। अगर बिल्स रिसीवेबल में है तो उसको बढ़िया मैनेजमेंट करके, उसको एफिशिएंट मैनेजमेंट करके बिल्स रिसीवेबल को किस में कन्वर्ट करा लो, कैश में। और इन्वेंट्री को भी कैश में जल्दी कन्वर्ट कराओ। और जब कैश आ जाए तो उससे जल्दी से जल्दी फटाफट क्या करो, अपनी इन्वेंट्री बिल्डअप कर लो, ऐसा ताकि कस्टमर भी सेटिस्फाई हो जाए। यही 3 इंग्रेडिएंट कंपोनेंट्स हैं साउंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के। बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत बात मैंने आपको यहाँ बताई है, और मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ, अगर ये क्वेश्चन आता है तो 95% बच्चा इसको नहीं कर पाएगा। ये मेरा असेसमेंट है, ठीक है। तो ध्यान से आपने समझा, 3 इंग्रेडिएंट्स ऑफ एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ वर्किंग साउंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 12 फिनिश होता है।